हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का टॉपिक है लैंगिक जनन की परिघटनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। अगर देखा जाए तो लैंगिक जनन एक लंबी और एक जटिल प्रक्रिया होती है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जितने भी पाए जाते हैं, जिनमें अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं, इन सभी जीव जंतुओं में भी अगर देखा जाए तो लैंगिक जनन की सारी घटनाएं एक नियमित क्रम में ही घटती रहती हैं, अर्थात पूरी होती रहती हैं। तो चूँकि लैंगिक जनन एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो इसलिए लैंगिक जनन की सारी घटनाओं को 3 अलग अलग हेडिंग के अंतर्गत विभाजित किया गया है, जिसमें पहला नंबर है निषेचन पूर्व परिघटनाएं, अर्थात निषेचन से ठीक पहले कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा नंबर है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तीसरा नंबर है निषेचन पश्च परिघटनाएं, अर्थात निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। इन सभी घटनाओं को 3 अलग अलग हेडिंग के अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो चलिए, पहला नंबर है निषेचन पूर्व परिघटनाएं, यानी कि निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो इसमें पहला नंबर हेडिंग है युग्मक जनन, अर्थात युग्मक का निर्माण होने की प्रक्रिया तथा युग्मक में विभेदन की प्रक्रिया ही युग्मक जनन कहलाता है। यानी कि युग्मक के निर्माण व विभेदन की प्रक्रिया ही युग्मक जनन कहलाता है। जहाँ पर भी आप जनन शब्द देखेंगे, जैसे युग्मक जनन, इसका अर्थ होता है कि युग्मक का निर्माण होना, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। तो देखा जाए तो नर और मादा जीवों में युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि नर से नर युग्मक बनते हैं, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और मादा से मादा युग्मक यानी कि अंडाणुओं का निर्माण होता है। यह युग्मक यानी कि नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला नंबर है समयुग्मक, जब नर और मादा युग्मक दोनों बाह्य आकार, आकृति वगैरह में या साइज में अगर बराबर होते हैं, यानी जिनमें डिफ्रेंशिएट यानी विभेदित करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो ऐसे युग्मक को समयुग्मक कहा जाता है। यानी कि ऐसे युग्मक जिनकी बाह्य आकार और आकृति या फिर साइज वगैरह सब कुछ समान होता है, तो ऐसे युग्मक को समयुग्मक कहते हैं। तो ये देखा जाए तो कुछ निम्न श्रेणी के जीव जंतु हैं। जैसे अगर शैवाल की बात किया जाए तो यूलोथ्रिक्स या क्लेडोफोरा वगैरह या क्लेमाइडोमोनास वगैरह में समयुग्मक जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा नंबर है विषम युग्मक यानी हेटेरोगेमेट्स। जब युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक आकार और आकृति में अगर छोटे और बड़े होते हैं, अर्थात नर युग्मक छोटा और सक्रिय होते हैं तथा मादा युग्मक बड़ा और निष्क्रिय होते हैं, तो ऐसे युग्मक को विषम युग्मक कहा जाता है। उदाहरण अंडाणु और शुक्राणु, यानी कि मनुष्य में जो युग्मक पाए जाते हैं वो विषम युग्मक होते हैं। अगला हेडिंग है जीवों में लैंगिकता, यानी कि जो जीव पाए जाते हैं उनमें लिंग के आधार पर किस तरह से विभेदित किया जा सकता है कि कौन नर होते हैं, कौन मादा होते हैं। तो अगर सबसे पहले देखा जाए जंतुओं में, तो जंतु जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, या तो एक लिंगी जीव होते हैं या फिर द्विलिंगी होते हैं जीव। वैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी जीव होते हैं, ज़्यादातर जो जीव जंतु होते हैं वो एक लिंगी जंतु होते हैं। पहला नंबर है एक लिंगी जीव, किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव, ऐसे जंतुएं जो जिनके शरीर पर केवल एक ही लिंग पाया जाता है, यानी कि वे जीव या तो नर होते हैं या फिर मादा होते हैं, तो ऐसे जीव को एक लिंगी जीव कहा जाता है। जैसे मनुष्य हो जाएंगे, या गाय, घोड़ा, बैल, गधे वगैरह, या कुत्ता, बिल्ली, ये सारे के सारे जीव एक लिंगी जीव होते हैं। दूसरा नंबर है द्विलिंगी जीव या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म इन्हें कहते हैं।
तो ऐसे जीव जिनके शरीर में दोनों प्रकार के जीव लिंग पाए जाते हैं, यानी कि नर और मादा दोनों अंग एक ही जीव के ऊपर पाए जाते हैं, तो ऐसे जीवों को द्विलिंगी जीव कहा जाता है। जैसे केचुए या फीताकृमि या केचुए जो होते हैं ये द्विलिंगी होते हैं। इन पर नर और मादा दोनों के भाग पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर जीव एक लिंगी जीव ही होते हैं, ज़्यादातर जो जंतु होते हैं, अगर जंतुओं की बात किया जाए तो। दूसरा नंबर है पौधों में अगर देखा जाए तो पौधे भी दो प्रकार के होते हैं। ऐसे पौधे जिन पर केवल एक ही नर या मादा भाग पाए जाते हैं, यानी कि पुष्प पौधे में जो पुष्प पाए जाते हैं तो उन पुष्प के ऊपर जब केवल नर वाला भी भाग पाया जाए या केवल मादा वाला अगर भाग पाया जाता है तो ऐसे पौधों को एक लिंगाश्रयी पौधा कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहते हैं डायोसियस प्लांट्स। उदाहरण के लिए देखें तो साइकस, खजूर या इसके अलावा सहतूत, पपीता वगैरह, ये पौधे जो होते हैं ये एक लिंगाश्रयी या डायोसियस प्लांट्स कहे जाते हैं, जिन पर केवल एक ही लिंग पाया जाता है। दूसरा नंबर है उभय लिंगाश्रयी या मोनोसियस प्लांट्स। तो ऐसे पौधे जिन पर नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, अर्थात पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों संरचनाएं पाए जाते हैं, तो ऐसे पौधों को उभय लिंगाश्रयी या मोनोसियस प्लांट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो जितने भी पेड़ पौधे जैसे आम हो गए, अमरूद हो गया, या महुआ वगैरह हो गए, सरसों वगैरह हो गए, चना मटर वगैरह, ये सभी के सभी जो पौधे होते हैं ये उभय लिंगाश्रयी पौधे कहे जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का टॉपिक था लैंगिक जनन की परिघटनाएं, और इसी टॉपिक्स के अंतर्गत जो दूसरा नंबर हेडिंग है वो है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो चलिए देखते हैं निषेचन किसे कहते हैं। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों आपस में संलयित होते हैं, यानी मिलते हैं, यानी फ्यूज करते हैं, तो इसी क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों आपस में जब संलयित होते हैं तो इसी क्रिया को ही निषेचन कहेंगे। तो इस प्रकार निषेचन के बाद हमेशा एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अगर देखा जाए तो निषेचन की क्रिया सामान्यतः मादा शरीर के अंदर होता है, परंतु कुछ जीवों में यह निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर भी होता है, या आगे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगला नंबर हेडिंग है अनिषेक जनन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो अनिषेक जनन किसे कहते हैं। तो अनिषेक जनन एक ऐसी क्रिया होती है, एक ऐसी घटना होती है जिसमें निषेचन के बिना ही, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एक नए जीव का निर्माण होता है। जैसे देखा जाए तो अंड कोशिका, यानी कि मादा युग्मक जब अंड कोशिका निषेचित हुए बिना ही या एक युग्मनज का निर्माण करते हैं और उसके बाद एक नए जीव का विकास होता है, तो इसी क्रिया को ही अनिषेक जनन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो मधुमक्खियाँ या कुछ छिपकलियाँ या इसके अलावा क्रस्टेशियन या एनालिड्स वगैरह के जंतुओं में यह देखने को मिलता है, अनिषेक जनन की क्रिया। दूसरा नंबर है बाह्य निषेचन और तीसरा नंबर है आंतरिक निषेचन। यह दोनों निषेचन का प्रकार है। तो निषेचन कुल दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। सबसे पहले देखते हैं बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। तो जब निषेचन की क्रिया जब मादा शरीर के अंदर न होकर के जब बाहर होता है तो उसी को बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो कुछ उभयचर यानी एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं में यह देखने को मिलता है, जैसे मेढक में, या मेढक के अलावा कुछ प्रकार की मछलियों में भी बाह्य निषेचन की क्रिया देखने को मिलती है। तीसरा नंबर है आंतरिक निषेचन,
जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होता है तो उसी को आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जैसे मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, या इसके अलावा देखा जाए तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं या पक्षी वर्ग हैं या फिर सरीसृप वर्ग के जंतु हैं, इन सभी में आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। और उसके बाद जो युग्मनज होता है, जो जाइगोट होता है, वो विकसित होकर के और भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण के बाद एक नए जीव जन्म लेता है। अगला नंबर है, यानी तीसरा नंबर जो मेन हेडिंग था वो है निषेचन पश्च परिघटनाएं, यानी कि निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं इसके बारे में आगे देखना है। तो कुल 3-4 प्रकार की अलग अलग प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं, युग्मनज निर्माण यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन। तो निषेचन के बाद, जैसा कि अभी मैं बताया कि निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज जो होता है वो एक द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड संरचना होता है। अब द्विगुणित संरचना किसे कहेंगे? तो ऐसा कोशिका जिनमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होता है, यानी 2 सेट पाए जाते हैं, यानी कि जोड़े में पाए जाते हैं, तो उन्हीं को द्विगुणित कहते हैं। तो इस प्रकार से जो द्विगुणित जो संरचना होते हैं यानी कि युग्मनज जो होते हैं वो आगे भ्रूण की संरचना करते हैं। और फिर तो दूसरा नंबर हेडिंग है भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें भ्रूण जो होता है वो विकसित होता है और अंत में एक शिशु का निर्माण करता है। तो भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस के अंतर्गत क्या होता है? सबसे पहला नंबर कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभेदीकरण होता है। कोशिका विभेदीकरण का मतलब कि सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं, यानी कि एक पूर्ण रूप से एक शिशु का निर्माण करते हैं। तीसरा नंबर हेडिंग है अंडप्रजक जंतु। तो ऐसे जंतु हैं जो अंडे देते हैं, उन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं। जैसे पक्षी वर्ग के जो जंतु हैं ये अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। इन जंतुओं का जो अंडे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। चौथा नंबर जो हेडिंग है वो है सजीव प्रजक जंतु। तो ऐसे जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं उन्हें सजीव प्रजक जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य, ये इसके अलावा जितने स्तनधारी वर्ग के जो जंतु हैं ये सब सजीव प्रजक जंतु कहलाते हैं। इसके अलावा अगर पेड़ पौधों की बात किया जाए तो इनमें भी निषेचन के पश्च जो है विभिन्न प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे बीजांड जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, बीजांड और अंडाशय जैसे। तो यहाँ पर पेड़ पौधों की बात करें या विशेष तौर पर आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म के पौधों की अगर बात करें तो जो बीजांड जैसी संरचनाएं होती हैं, तो बीजांड जो होते हैं वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं और अंडाशय फल में परिवर्तित होकर के फल का निर्माण करते हैं।